हेलो माय डियर स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल होम साइंस जंक्शन पे। और आइए आज की क्लास को शुरू करते हैं। स्टूडेंट जल्दी से लाइक शेयर कीजिएगा और मेरे साथ लास्ट तक इस क्लास में स्टूडेंट रहिएगा, जिससे कि आपको ये 5 टर्म्स जो मैं आज समझाने वाली हूँ आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएं एंड आपको इनसे कुछ ना कुछ नया सीखने के लिए मिले। और जब आप इनसे इनके कॉन्सेप्ट को सीखें तो आप उसे अप्लाई कर सके स्टूडेंट अपने एमसीक्यूज वाले पोर्शन पे, जिससे कि आप लोगों को वहां पे नंबर भी इजिली मिल जाए, क्वेश्चन को आप अच्छे से अटेम्प्ट कर पाए। पहला आपका पॉइंट देखते हैं जो आज हम सीखने वाले हैं, जो आज हम कवर करने वाले हैं। तो देखिएगा स्टूडेंट, सबसे पहले हम लोग बात करेंगे एनिमिज्म की। एनिमिज्म आखिर होता क्या है? ये जो एनिमिज्म आप यहाँ पर टर्म देख रहे हैं स्टूडेंट, ये टर्म रिलेटेड है जीन प्याजे की कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी से। अच्छा, ये समझने की कोशिश कीजिएगा, ये जो टर्म है आप लोगों का एनिमिज्म, ये रिलेटेड है आपका जो जीन प्याजे की कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी है, यानी कि संज्ञानात्मक विकास की आपकी थ्योरी है। ये उससे संबंधित आपका एक टॉपिक है। और इस थ्योरी में क्या बताया गया है स्टूडेंट? इस थ्योरी के अनुसार जीन प्याजे जी कहते हैं, जो आपकी ये थ्योरी है कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी, जिसमें आपका एक पर्टिकुलर वर्ड आया है जिसका नेम है एनिमिज्म, उसमें क्या कहा है स्टूडेंट? उन्होंने बताया है कि जो बच्चा है वो निर्जीव चीजों में भी क्या समझता है? जान को समझता है। उसे लगता है कि जो निर्जीव चीजें हैं उनमें भी जान है, तो वो उसे उसी तरह से ट्रीट करता है, जैसे कि उनको अच्छे से ड्रेसअप कराता है, उनको फीड कराता है, खाना खिलाता है। बच्चे को लगता है कि जो उसके खेल खिलौने डॉल जो भी कुछ उसके पास है उसके अंदर जान है। तो इसका मतलब क्या हुआ स्टूडेंट? कि वो निर्जीव चीजों में भी जान महसूस करता है, ये बच्चा फील करता है। इस कॉन्सेप्ट को एनिमिज्म नाम दिया है जीन प्याजे ने। आइए ध्यान से देखिएगा स्टूडेंट्स, आगे आपको मैं बताती हूँ कि इसे हिंदी में क्या नाम दिया है। जो जीन प्याजे जी हैं स्टूडेंट, उनके अनुसार क्या माना गया है कि 4 वर्ष का जो बच्चा होता है, यहाँ पे एज भी मेंशन की गई है, ध्यान से देखिएगा। जो 4 ईयर का आपका बच्चा होता है, 4 वर्ष का जो बालक बालिका जो भी होता है, वो स्टूडेंट सभी की सभी निर्जीव वस्तुओं में, जो उसके आसपास के परिवेश में जितनी भी निर्जीव वस्तुएं होती हैं, वो उन सभी निर्जीव वस्तुओं में क्या समझता है स्टूडेंट? सजीव प्राणियों के रूप में देखता है। यानी कि उन सभी की सभी निर्जीव वस्तुओं को वो ये सोचता है कि ये सभी सजीव प्राणी हैं, इसका मतलब इनमें जान है। और इसी को उन्होंने जीववाद का नाम दिया है। ध्यान से देख लीजिए, इसी को उन्होंने किसका नाम दिया है स्टूडेंट? जीववाद का नाम दिया है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है और ये सिर्फ आपके यूजीसी नेट, डी ट्रिपल एस बी, टीजीटी, पीजीटी एग्जाम से संबंधित नहीं है। ये स्टूडेंट आप लोगों के लिए बाकी और एग्जाम से भी रिलेटेड है। जहां जहां चाइल्ड डेवलपमेंट का पोर्शन पूछा जाता है वहां आपका ये कॉन्सेप्ट आप लोगों के जरूर काम आएगा। यहां तक कि सीटेट में भी काम आने वाला आपका ये एक कॉन्सेप्ट है। आइए नेक्स्ट ध्यान से देखते हैं स्टूडेंट। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आता है आप लोगों का एंथ्रोपोमेट्रिक असेसमेंट। क्योंकि अभी हम ए वाली सीरीज पे चल रहे हैं, तो अब हम बात करने वाले हैं एंथ्रोपोमेट्रिक असेसमेंट के बारे में। आखिर ये क्या होता है? इसे स्टूडेंट हम लोग मानव मित्तीय परीक्षण के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से जानते हैं स्टूडेंट? इसको जाना जाता है मानव मित्तीय परीक्षण के नाम से। अब स्टूडेंट, जो आपका ये परीक्षण होता है, मैं आपको बता दूं इसके बारे में, थोड़ा सा बेस आप लोगों का क्लियर कर दूं। जो मानव मित्तीय परीक्षण है, ये आपकी पोषण स्तर का निर्धारण करने वाली जो विभिन्न विधियां होती हैं उनमें से एक विधि है, जिसके द्वारा आप ये अनुमान लगाते हैं कि एक व्यक्ति के पोषण स्तर का निर्धारण कैसे हो सकता है। उसी की आपकी एक विधि होती है। और ये एक ऐसी विधि है स्टूडेंट जिसमें आप कुछ अलग अलग मेजरमेंट का इस्तेमाल करते हैं और उनकी सहायता से आप ये बताते हैं कि एक व्यक्ति का पोषण स्तर कैसा है, वो नॉर्मल है, अंडरवेट है, ओवरवेट है, ओबीज है, इस चीज के बारे में आप बताते हैं। तो यहाँ जो ये एंथ्रोपोमेट्रिक मेजरमेंट है स्टूडेंट, इसमें जो नाप हम लेते हैं वो नाप शरीर से संबंधित होती हैं, शरीर के अंगों से संबंधित होती हैं। आइए उनके बारे में बात करते हैं। तो ध्यान से देखिएगा स्टूडेंट, यहाँ पे जो हम कॉमन मेजरमेंट लेते हैं उसमें आप लोगों का वेट का मेजरमेंट आता है। इसका मतलब हम वजन को नापते हैं, व्यक्ति की हाइट को नापते हैं और साथ ही साथ उसका मिड आर्म अपर सरकमफ्रांसिस को मेजर करते हैं। ठीक है, उसके हेड सरकमफ्रांसिस को मेजर करते हैं, सिर की गोलाई, कमर की चौड़ाई, ये सब चीजें मेजर की जाती हैं स्टूडेंट। अब यहाँ पे एक बात और आती है, साथ ही साथ उसकी आप उसके शरीर पे, जो उसके शरीर पे स्टूडेंट वसा है, जिसे हम उपचर्म वसा कहते हैं, जिसे हम जानते हैं सबकुटेनियस फैट के नाम से, आप उस वसा को भी यहाँ पे चेक करते हैं, जिसके लिए आपको एक टेस्ट करना होता है। उसे हम कहते हैं स्किन फोल्ड थिकनेस। और स्किन फोल्ड थिकनेस के थ्रू आप ये देखते हैं कि एक व्यक्ति के अंदर कितनी उपचर्म वसा है। ठीक है, बट ये जितने भी मेथड यहाँ पे मैंने आपको बताए हैं एंथ्रोपोमेट्रिक के अंदर, कि आप हाइट मेजर करते हैं, वेट मेजर करते हैं, या फिर ये जितने भी सरकमफ्रांसिस को मेजर करते हैं, ये सभी स्टूडेंट एक बच्चे के लिए अप्लाई किए जाते हैं।
इस चीज को समझने की कोशिश कीजिएगा। ये सारे के सारे जो मेजरमेंट होते हैं ये एक बच्चे पे अप्लाई किए जाते हैं, यानी कि इस विधि के द्वारा आप बच्चों के पोषण स्तर का निर्धारण ज्यादातर करते हैं। बट यहाँ पे आपको दो चीजें और देखने के लिए मिल रही हैं, जैसे कि आपका बीएमआई, जिसे हम बॉडी मास इंडेक्स कहते हैं, एंड वेट फॉर हाइट। ठीक है, ये दोनों वो तरीके हैं जिनका आप इस्तेमाल अडल्ट्स के लिए भी करते हैं। तो बाकी जितने भी आपके पैटर्न मेंशन हैं, जैसे कि हाइट, वेट, हेड सर्कमफ्रेंसेस, स्किन फोल्ड थिकनेस, ये सब का इस्तेमाल किया जाता है बच्चे के पोषण स्तर का निर्धारण करने के लिए। और बाकी जो ये दोनों मेथड है, बीएमआई एंड वेट फॉर हाइट, इनका इस्तेमाल किया जाता है एक अडल्ट व्यक्ति के पोषण स्तर का निर्धारण करने के लिए। तो आई होप आपको ये मेथड अच्छे से समझ में आया होगा। ये आपका पोषण स्तर निर्धारण करने की एक विधि होती है। ठीक है, आगे ध्यान से देखिएगा। एक छोटा सा बच्चा मैंने आपको दिखाया हुआ है, जिसके एक फेस पे एक इंच टेप लिया हुआ है, माथे पे रखा हुआ है। तो आप समझ सकते हैं कि बहुत छोटे बच्चे का जो आपका क्या होता है, असेसमेंट होता है, न्यूट्रिशनल असेसमेंट होता है, उसके लिए आपका ये मेथड इस्तेमाल किया जाता है। आइए ध्यान से देखिए स्टूडेंट्स। नेक्स्ट आपकी एक और टर्म आती है जिसे हम जानते हैं एथेरोस्क्लेरोसिस के नाम से। ये आप में से बहुत सारे लोगों ने पढ़ी भी होगी, बट जिन्होंने पढ़ी भी है उन्हें भी मैं और समझाने की कोशिश करती हूँ और अच्छे से समझाने की कोशिश करूंगी। एथेरोस्क्लेरोसिस स्टूडेंट आप सभी को पता है कि ये एक हृदय से संबंधित बीमारी है। अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। जो एथेरोस्क्लेरोसिस है स्टूडेंट, ये हृदय से संबंधित एक बीमारी है। अब यहाँ पे आपको एक बात और बताती हूँ कि हृदय से संबंधित जो बीमारियां होती हैं वो दो तरह की होती हैं। एक होती है स्टूडेंट आप लोगों की एक्यूट हार्ट डिसीज, एक होती है आप लोगों की क्रोनिक हार्ट डिसीज। एक्यूट को आप सभी लोग जानते हैं, जो एकदम सडन होती है, बहुत तेजी से होती है। क्रोनिक आपकी धीरे 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 आपकी बढ़ती चली जाती है। तो एथेरोस्क्लेरोसिस एक तरीके की क्रोनिक हार्ट डिसीज है। ठीक है, यानी कि ये धीरे धीरे होती है। अब इसके होने में किस चीज का मेन इंपॉर्टेंट रोल होता है स्टूडेंट? इसके होने में मेन रोल होता है फैट का, या आप समझ सकते हैं कोलेस्ट्रॉल का। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। थिकनिंग एंड वीकनिंग ऑफ आर्टरी वॉल्स बाय कोलेस्ट्रॉल एंड फैटी डिपॉजिट कॉल्ड प्लेक। यहाँ पे क्या होता है स्टूडेंट, इस डिसीज में जो आपकी हार्ट की आर्टरीज होती हैं, धमनियां होती हैं, वो धमनियां जो आपके हृदय तक रक्त को ले जाने का काम करती हैं, वो आर्टरीज आपकी मोटी हो जाती है, वीक हो जाती है, और उनके अंदर वसा की मात्रा जम जाती है। और जो वसा की मात्रा जमती है उसको हम प्लेक के नाम से जानते हैं। और ये वसा की मात्रा जब जम जाती है तो आर्टरी में ब्लड फ्लो आसानी से नहीं हो पाता, उसमें क्या आने लगती है स्टूडेंट, रुकावट आने लगती है। और इसी बीमारी को हम एथेरोस्क्लेरोसिस के नाम से जानते हैं। अब आप खुद सोचिएगा कि मान लीजिए एक नॉर्मल ये एक पाइप है, ठीक है, जहां से आपको पानी को पास करना है, इसमें कोई रुकावट नहीं है, तो पानी बहुत आसानी से पास होता चला जाएगा। यहीं पे इसके अपोजिट मैं एक और पाइप ले लूं और यहाँ पे स्टूडेंट में कुछ पत्थर, कुछ काई, ऐसी चीजों को अंदर अगर मैं क्या कर दूं, थोड़ा सा सेट कर दूं, तो जो भी पानी है वो उतनी आसानी से नहीं निकल पाएगा, उसका रास्ता थोड़ा सा बाधित हो जाएगा, क्योंकि फ्लो आसानी से नहीं हो पाएगा। तो आप समझ सकते हैं ये एक ऐसी ही बीमारी है जहां पे ब्लड फ्लो आसानी से नहीं हो पाता। जब हार्ट की मसल्स तक ब्लड नहीं पहुंच पाता है तो वहां पे टिश्यू डेड होने शुरू हो जाते हैं, ब्लॉकेज आने शुरू हो जाते हैं। ये सारी प्रॉब्लम्स आपको देखने के लिए मिलती हैं। आगे एक बार ध्यान से देखिएगा स्टूडेंट्स, हिंदी में भी चीजें मेंशन है, तो जो हिंदी वाले स्टूडेंट है वो भी एक बार जरूर पढ़िएगा, एंड अपने नोट्स भी आप लोग साथ साथ इन वीडियो से बना सकते हैं। ध्यान से देखिए स्टूडेंट, ये एक पिक्चर है एथेरोस्क्लेरोसिस की, आपको समझाने की कोशिश करूंगी इस पिक्चर की हेल्प से। यहाँ पे स्टूडेंट ये एक नॉर्मल आर्टरी है, ये वो आर्टरी है जिसमें आपके एक पेशेंट को एथेरोस्क्लेरोसिस बीमारी हुई है। तो आगे ध्यान से देखिए, इस आर्टरी में आप लोगों को क्या देखने के लिए मिल रहा है कि पूरा प्रॉपर स्पेस है जहां से ब्लड इजिली फ्लो हो सकता है, कोई रुकावट नहीं है। ये देखिएगा, ब्लड यहां से आसानी से क्या हो जाएगा, फ्लो हो जाएगा, तो अंदर आराम से चला जाएगा, कोई रुकावट नहीं है ना, स्पेस भी काफी है। बट इस वाली आर्टरी को देखिएगा, पूरे में येलो येलो ये प्लेक्स जमे हुए हैं, है ना, ये पूरा जो पोर्शन है स्टूडेंट, इसी येलो वाले पार्ट को मैंने प्लेक कहा है। ठीक है, इस प्लेक ने स्टूडेंट पूरी आर्टरी के रास्ते को ब्लॉक कर दिया है। थोड़ा सा रास्ता यहाँ बचा है, अब इसी में से आपका ब्लड पास होगा। तो ऑब्वियस सी बात है, जितना आसानी से ब्लड यहाँ पे पास हो सकता है उतना आसानी से यहाँ पास नहीं होगा, तो रुकावट ऑटोमेटिकली आएगी ही। और ये कंडीशन आपकी एथेरोस्क्लेरोसिस वाली कंडीशन होती है, जब ये प्लेक इतना ज्यादा हो जाता है कि पूरी आर्टरी आपकी भर जाती है, ब्लॉक हो जाती है, फिर इंसान को हार्ट अटैक आ जाता है, डेथ हो जाती है, इस तरह की चीजें आपकी देखी जाती हैं। आइए नेक्स्ट हम ध्यान से देखते हैं स्टूडेंट्स। नेक्स्ट टर्म आती है आप लोगों की एनाबॉलिज्म। सो व्हाट इज एनाबॉलिज्म, आइए इसके बारे में जानते हैं स्टूडेंट। आप लोगों ने सुना होगा कि मेटाबॉलिज्म के प्रोसेस की
दो सब प्रोसेस होती हैं, एक को हम कहते हैं कैटाबॉलिज्म, एक को हम कहते हैं एनाबॉलिज्म। आज हम एनाबॉलिज्म के बारे में बात करने वाले हैं। तो जब स्टूडेंट जो आपके सिंपलर मॉलिक्यूल्स होते हैं, उन सिंपलर मॉलिक्यूल से आपके लार्जर मॉलिक्यूल्स बनते हैं, इस प्रोसेस को हम एनाबॉलिज्म के नाम से जानते हैं। बहुत सिंपल है, अच्छे से समझना। जब हम सिंपल प्रोसेस से एक लार्जर मॉलिक्यूल को बना रहे होते हैं, सिंपल मॉलिक्यूल से एक लार्जर मॉलिक्यूल को बना रहे होते हैं, इस प्रोसेस को हम एनाबॉलिज्म के नाम से जानते हैं, उपचय के नाम से जानते हैं। इसको आप एक बहुत बेहतरीन एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। आपको पता है, आप अपनी बॉडी में जो भी फूड क्या करते हो, कंज्यूम करते हो, वो फूड आपकी बॉडी में जाने के बाद अल्टीमेटली किस में कन्वर्ट होता है स्टूडेंट? ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है। ठीक है, आपको क्या देखने के लिए मिलता है? आपको देखने के लिए मिलता है कि आपने जो भी क्या किया है स्टूडेंट, फूड लिया है, फूड को कंज्यूम किया है, वो फूड आपकी बॉडी में जाकर किस में बदलेगा? ग्लूकोज में बदलेगा। ठीक है, बदल गया ग्लूकोज में। अब स्टूडेंट, ग्लूकोज से आपको क्या मिली है? एनर्जी मिली है ना? इससे आपको क्या मिली है? एनर्जी मिली है। जितनी एनर्जी आपकी बॉडी में रिक्वायर्ड थी, उतनी आपकी बॉडी ने खर्च कर दी। अब जो स्टूडेंट आपके पास एक्स्ट्रा एनर्जी है, ठीक है, वो कहाँ जाएगी? वो जाएगी आपके लीवर में। और लीवर में वो किस रूप में जाके स्टोर हो जाती है स्टूडेंट? ग्लाइकोजन की फॉर्म में स्टोर हो जाती है। तो ये बेस्ट एग्जांपल है आपके एनाबॉलिज्म का, कि ग्लूकोज क्या थी स्टूडेंट? आपके स्मॉल मॉलिक्यूल्स थे, वो आपके कन्वर्ट हो गए लार्ज मॉलिक्यूल में, यानी कि ग्लाइकोजन में, और स्टोर हो गए जाकर आपके लीवर में। तो एनाबॉलिज्म एक ऐसा प्रोसेस होता है जब आप अपने शरीर में देखते हो कि कुछ ऐसी क्रियाएं होती हैं जहां पे आपके सिंपल मॉलिक्यूल बदल जाते हैं आपके लार्जर मॉलिक्यूल में। यही प्रोसेस एनाबॉलिज्म कहलाता है। एंड कैटाबॉलिज्म जस्ट इसका अपोजिट हो जाएगा, कि जब आपके बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स कन्वर्ट हो जाते हैं छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में, तो उसे हम कैटाबॉलिज्म कहते हैं। आइए स्टूडेंट, नेक्स्ट टर्म देखते हैं। आई होप आपको ये जो टर्म्स हैं ये क्लियर हो रहे होंगे, और आप इन्हें अगर अच्छे से पढ़ेंगे ना, तो डेफिनेटली अगर आप कोई भी एमसीक्यू सॉल्व करते हैं जो इनसे संबंधित है, तो आपको डेफिनेटली उसमें हेल्प मिलेगी। चलिए आगे नेक्स्ट टर्म देखिए स्टूडेंट। नेक्स्ट टर्म आपका आता है जिसको हम कहते हैं एंथ्रोसाइनिन पिगमेंट। ये एक पिगमेंट होता है स्टूडेंट। ये वो पिगमेंट है जो कि आपका संबंधित होता है आपके फ्रूट्स एंड वेजिटेबल से, यानी कि फलों में और सब्जियों में पाया जाने वाला एक पिगमेंट है स्टूडेंट, जो कि एंथ्रोसाइनिन पिगमेंट है। ठीक है, पिगमेंट होते क्या है ये भी जान लेते हैं, थोड़ा इसके बारे में भी बात कर लेते हैं। पिगमेंट आपके वो पदार्थ है स्टूडेंट जो आपके फल को, सब्जी को एक रंग देते हैं, उसकी पहचान बनाते हैं। क्योंकि हम अलग अलग रंगों के नाम से भी अपने क्या जानते हैं? फलों को जानते हैं। आपको पता है ना कि भाई सेब है तो लाल होगा या हरा होगा, तो आपको पहचान हो जाती है। तो ये आपके फ्रूट को, वेजिटेबल्स को पहचान भी देते हैं, और साथ ही साथ उसे बहुत सारी न्यूट्रिशनल प्रॉपर्टी भी देते हैं, है ना? उसके पोषक मूल्य को बढ़ाने का भी काम करते हैं। तो जिस पिगमेंट के बारे में अभी हम बात कर रहे हैं, एंथ्रोसाइनिन पिगमेंट, आखिर ये पिगमेंट है क्या? तो जो भी आपकी वेजिटेबल या फ्रूट होते हैं जो रेड कलर के होते हैं, ब्लू कलर के होते हैं, या फिर वॉयलेट कलर के होते हैं, उन सभी में ये पिगमेंट पाया जाता है। पहले तो आपको बता दूं। दूसरी बात स्टूडेंट, ये एक तरीके का वाटर सॉल्युबल पिगमेंट होता है, यानी कि ये जल में घुलनशील एक पिगमेंट है, जल में आसानी से घुल जाता है। तो आपको इसको इस्तेमाल करते समय इस बात का भी ध्यान रखना होगा कि अगर आपने फ्रूट को, वेजिटेबल को बॉईल कर दिया पानी में, या फिर आपने क्या किया स्टूडेंट, आपने उसे कट करके धो दिया, तो ये पिगमेंट आपका लॉस हो जाता है। इतना ध्यान रखिएगा, जो ये पिगमेंट है ये क्या हो जाता है? लॉस हो जाता है। इसके कुछ ना कुछ क्या होते हैं स्टूडेंट? हेल्थ बेनिफिट भी होते हैं, यानी कि कुछ फायदे भी हैं स्वास्थ्य की दृष्टि से। आइए वो आपको बताती हूँ। पहला फायदा क्या है स्टूडेंट? ये एक तरीके का एंटी डायबिटिक फैक्टर होता है। इसका सेवन करने से ये डायबिटीज से आपको बचाता है, मधुमेह से बचाता है। सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग, ये एंटी कैंसरस एंड एंटी इंफ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज भी रखता है। ये आपको कैंसर से भी बचाता है, ये आपके शरीर में किसी भी तरह की इन्फ्लेमेशन होने से भी बचाता है, यानी कि जलन और सूजन से भी आपको बचाता है। और स्टूडेंट ये एक तरीके का एंटी ओबेसिटी इफेक्ट भी रखता है। अगर आप रेगुलर ऐसे फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स का सेवन करते हैं जिसमें ये पिगमेंट पाया जाता है, तो ये आपको मोटापे से भी बचाता है। साथ ही साथ ये आपको बहुत सारी कार्डियोवास्कुलर डिसीज से भी बचाने का काम करता है। ये आपको हृदय से संबंधित रोगों से भी बचाता है। तो आप देख रहे हैं कि कितने सारे इसके न्यूट्रिशनल बेनिफिट है स्टूडेंट, जो आपका पिगमेंट है एंथ्रोसाइनिन पिगमेंट। आइए आपको एक क्विक रिवीजन और दे देती हूँ इसका। क्यों जरूरी है हमारे लिए स्टूडेंट? हेल्दी ब्लड वेसल्स के लिए। हमारी जो ब्लड वेसल्स होती है उन्हें हेल्दी रखता है, हमारे हार्ट को हेल्दी रखता है, हमें फूड पॉइजनिंग से भी बचाता है, क्योंकि ये हमारे जीआई ट्रैक्ट को भी क्या रखता है स्टूडेंट? प्रॉपर फंक्शनिंग में रखता है।
एंड ये हमारी सेल को एक्टिवेट करने का भी काम करता है, इसलिए कहते हैं कि जो आपके इस तरह के पिगमेंट होते हैं ये एंटी एजिंग प्रॉपर्टी भी रखते हैं। इनसे स्टूडेंट जो उम्र के साथ होने वाले नेगेटिव चेंजेस आते हैं स्किन में उनसे भी बचा जा सकता है। आपके हेयर्स को हेल्दी रखने के लिए भी ये जरूरी होता है। एक इमेज और दिखाती हूं आप लोगों को, ध्यान से देखिएगा। ये कुछ आपके फूड सोर्सेज हैं जहां से आपको एंथ्रोसाइनिन मिल जाता है, जैसे आपने नाम भी सुना होगा, ब्लैकबेरी, ब्लूबेरीज, ब्लैक करंट, है ना। आप लोगों के पर्पल ग्रेप्स आते हैं, फिग्स होती हैं, प्लम्स होते हैं, है ना। ये सारी वो चीजें हैं स्टूडेंट, आपकी पर्पल कैबेज मार्केट में अवेलेबल होती है, एग प्लांट जिसे हम ब्रिंजल भी कहते हैं, ये सब वो चीजें हैं जिसमें आपको एंथ्रोसाइनिन पिगमेंट मिल जाता है। तो इसकी न्यूट्रिशनल जो बेनिफिट्स हैं स्टूडेंट वो बहुत ज्यादा है। इसलिए कहा जाता है कि हर इंसान को अपनी डाइट में कलर्स को ऐड करना चाहिए। कहते हैं ना कि हमारे खाने में भी एक रेनबो होना चाहिए, मल्टीपल कलर्स होने चाहिए, जिससे कि हर कलर हमें कोई ना कोई बेनिफिट दे, हमारे हेल्थ के लिए अच्छा रहे। आगे ध्यान से देखिए, एक और टर्म आप लोगों के लिए लेकर आई हूं जो आज का लास्ट टर्म है स्टूडेंट एनायूरिया। इसे हम किस नाम से भी जानते हैं स्टूडेंट? एनायूरेसिस के नाम से भी जानते हैं। नाम ध्यान से देखिएगा, इसका नेम होता है स्टूडेंट एनायूरिया। इसे हम एनीयूरेसिस के नाम से भी जानते हैं। अब ये संबंधित है आपकी किडनी की बीमारी से। आपको पहले ही बता दूं, ये जो आपका एक सिम्टम है, एक लक्षण है, ये संबंधित है किडनी की बीमारी से, वो भी सीवियर किडनी डिसीज से। जब एक पेशेंट को किडनी की डिसीज काफी हाई लेवल पे हो जाती है, काफी सीवियर हो जाती है, प्रॉपरली अगर उन्हें ट्रीट नहीं किया जाए, वो बहुत ज्यादा बढ़ जाती है स्टूडेंट, तब आपकी ये कंडीशन आती है जिसे एनायूरिया कहते हैं। अब इसमें होता क्या है स्टूडेंट, पहले जो व्यक्ति है ना, पहले व्यक्ति को धीरे धीरे ओलिगूरिया होता है, यानी कि उसके शरीर से निष्कासित होने वाला यूरिन थोड़ा थोड़ा कम हो जाता है। और जब ओलिगूरिया को प्रॉपरली ट्रीट ना किया जाए, वो इतना ज्यादा सीवियर हो जाए कि बिल्कुल ही आपका कंट्रोल से बाहर है, अब व्यक्ति को बिल्कुल भी यूरिन नहीं हो पा रहा है, वो कंडीशन एनायूरिया कहलाती है। तो पहले आपकी किडनी की डिसीज में ओलिगूरिया देखने के लिए मिलेगा। ओलिगूरिया को अगर ट्रीट नहीं किया जाए तब वो एनायूरिया में बदल जाएगा। और ये वो कंडीशन है जब बॉडी से आपका यूरिन आउटपुट लो हो जाता है, बिल्कुल कम हो जाता है। अब आप लोग बहुत अच्छे से जानते हो कि यूरिनेशन हमारे शरीर के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। क्यों जरूरी है स्टूडेंट? क्योंकि हमारी बॉडी में जितने भी आपके एक्स्ट्रा या वेस्ट जो मिनरल होते हैं, उन्हें बॉडी से बाहर निकालने का काम कौन करता है? यूरिन करता है। आपके बॉडी में जितना भी एक्सेस फ्लूइड होता है, उसे बाहर निकालने का काम कौन करता है? यूरिन करता है। तो यूरिनेशन अगर होगा तो आपकी बॉडी से अल्टीमेटली वेस्ट बाहर जा रहा है, और आपकी बॉडी में जो आपका पीएच है वो बैलेंस हो रहा है ना। और अगर ये काम नहीं हो पाएगा तो कंडीशन और ज्यादा सीवियर हो जाएगी। तो ये आपका एक सिम्टम है जो कि किडनी की डिसीज से रिलेटेड है, जिसे हम कहते हैं स्टूडेंट एनायूरिया। ऐसे ही आप लोगों ने एक सिम्टम और भी सुना होगा जिसका नाम होता है पॉलीयूरिया। वो मैं आप लोगों को जब डायबिटीज के सिम्टम्स कराऊंगी तो वहां आपको जरूर समझाऊंगी कि पॉलीयूरिया होता क्या है। बट होता वो इससे जस्ट अपोजिट है। यहाँ पे यूरिन होता नहीं है, वहां यूरिन एक्सेस क्वांटिटी में होता है। तो अगर आप लोगों को ये क्लास अच्छी लगी है तो जल्दी से लाइक शेयर कर दीजिएगा। गुड नाइट स्टूडेंट, टेक केयर, स्वीट ड्रीम्स। थैंक यू।